जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 7 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पादपों में पोषण। चैप्टर नंबर 1 ही है पादपों में पोषण। हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो है हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे ही करेंगे, साथ में जितना भी नीचे नए शब्द करके रहता है उनको भी करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नए शब्दों को करेंगे, साथ में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो आप अंत तक सेशन में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सेशन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन के घटक क्या क्या हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज। कर भोजन के एक घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। तो भोजन के जो घटक है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, इनको क्या कहते हैं? पोषक। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। मतलब मानव अपना भोजन नहीं बना सकता है, पौधे अपना भोजन बना सकते हैं। अब बूझो क्वेश्चन पूछता है। बूझो का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देख सकते हैं आप सभी। बूझो क्वेश्चन पूछता है कि पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। पादपों में पोषण विधि। पादप में पोषण विधि कैसा होता है? ठीक है, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। नीचे दिया है कि पोषक पदार्थ सजीवों की संरचना, शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पोषक पदार्थ की आवश्यकता क्या है, तो इस बात को बताएंगे। तब विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण क्या कहते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है स्वपोषण कहलाता है। पूछेगा स्वपोषण क्या है? स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, यानी स्वयं बनाता है। ठीक है, विश्वपोषी किसे कहते हैं? और जिस ऐसे जीव जिसमें स्वपोषण होता है, यानी जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम स्वपोषी। अब जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमपोषी। उन्हें क्या कहते हैं? तो विषमपोषी कहते हैं। जो मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाए, पादपों के द्वारा बने हुए भोजन का उपयोग करे, उसे क्या कहेंगे? विषमपोषी। क्वेश्चन पूछ रही है पहली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। ये पूछ रही हैं कि पादपों की तरह जो हमारा अपना शरीर है वो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज का उपयोग करके स्वयं अपना भोजन क्यों नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता भैया? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है क्या? क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है।
क्लोरोफिल नहीं होता है किसके पास? मानव के पास। इसलिए मानव अपना भोजन बना सकता है क्या? मानव अपना भोजन नहीं बना सकता है क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है? नहीं होता। पादपों की खाद्य प्रक्रिया कहाँ से है? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस करे कि पादप का भोजन कहाँ बनता है? तो पत्तियों में बनता है, हम सभी को पता है। पादप का भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। अब यहाँ पे दिया है प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रकरण। इस टॉपिक को देखिए। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, ठीक है। पत्ती क्वेश्चन पूछेगा कि पादप की खाद्य फैक्ट्रियां क्या है? पत्तियां जो हैं पादप की क्या है? खाद्य फैक्ट्रियां हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। बुझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचती है? तो वो केशिका क्रिया होता है। केशिका क्रिया के द्वारा, ठीक है, केशिका क्रिया के द्वारा, ठीक है, जो भोजन, जो जल, खनिज, ये सब कुछ जो है वो पत्तियों तक पहुंचता है, ठीक है। किसके द्वारा? तो केशिका क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? केशिका क्रिया के द्वारा, ठीक है, केशिका क्रिया के द्वारा पहुंचता है। ये बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। तने के मध्य माध्यम से पत्तियां तक पहुंचाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, ठीक है। यह रंध्र द्वारिकाओं द्वारा धीरे घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। रंध्र कहते हैं, रंध्र यानी स्टोमाटा। इसके बारे में मैं लिखा भी दूंगा, लिखाया हूँ, ठीक है। इतना समझिए कि जो पत्ती होती है ना, यहाँ देखिए दिखाया भी वो शायद इधर की फिगर था एक पत्ती का, देखिए यहाँ पे दिखा, ये पत्ती है ना, देख रहे हैं? पत्ती का छोटा सा भाग यहाँ पे लिया है और यहाँ पे जो है दिखा दिया, यही रंध्र है, यही रंध्र है, ठीक है। ये द्वार कोशिका है। यहाँ पे इसको बंद करने के लिए भी रहता है गार्ड सेल, द्वार कोशिका बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कोशिकाएं क्या हैं? कोशिका के बारे में हम क्लास 8 में पढ़ेंगे, फिर भी कुछ दिया है तो उसको देख लीजिए। कोशिका का आरेख दिया है, तो कोशिका का कुछ शेप नहीं होता है, देख रहे हैं? कुछ भी शेप है इसका, जो भी है, मतलब जैसे मन करे वैसे बना दे। कोशिका होगा, बीच में एक केंद्रक रहता है, केंद्रक, ठीक है। यहाँ पे कोशिका, ये जो पानी जैसा दिख रहा है, जेली जैसा रहता है, जेल जैसा, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली यहाँ पे होता है और जो बाहर होता है वो जंतु कोशिका में कोशिका का जो वाल है, कोशिका भित्ति, वो नहीं होता है। पादप की जो कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति होता है। मोटा मोटी समझ गए कि कोशिका में क्या क्या होता है। तो केंद्र होता है, कोशिका द्रव्य होता है और कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती है, इस प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरी होती है, जिससे कोशिका द्रव्य। क्वेश्चन पूछे कोशिका द्रव्य किसके कहते हैं? तो केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। यहां से इसको लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा पहली का, पहली जानना चाहती हैं कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। पत्तियों भैया क्लोरोफिल है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है, ठीक है। क्लोरोफिल कौन करता है? क्लोरोफिल किसका सहायता करता है? पत्तियों का। क्या करने में? प्रकाश संश्लेषण
की ऊर्जा को संग्रहण करने में। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है। तो पत्तियों द्वारा जो है सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद के रूप में उससे संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। मतलब सूर्य ही है वो सभी जीवों को जो ऊर्जा का उनका स्रोत है, सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा और अद्वितीय स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? कि लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना संभव नहीं है, यानी असंभव है। ठीक है, यहां से देख सकते हैं कि बाई प्रोडक्ट क्या क्या निकल रहा है। यहाँ पे हम क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं CO2, जल इसको बोलते हैं H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल दोनों की उपस्थिति में ये सब बातें होती हैं। क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और क्या बनेगा? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट बनता है किसके किसके मिलाने से? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल तो होना ही चाहिए, तो एक काम होगा। अब दिया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस निर्मुक्त होता है? तो वो है ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, स्टार्च है कि नहीं बात कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए आयोडीन टेस्ट होता है। आयोडीन परीक्षण में यहाँ पे दिया भी है। आयोडीन परीक्षण में होता क्या है कि आप क्या करते हो कि पाउडर ले लोगे या पत्ती ही ले लो। ठीक है, और उसे क्या करो कि उसमें एक पानी में डाल दो, उसमें आयोडीन डालो। अगर ब्लू या ब्लैक हो गया तो उसमें स्टार्च है, अगर नहीं हुआ तो नहीं है। ठीक है, ऐसे ही होता है। यहाँ क्लोरोफिल को देख सकते हैं, ये द्वार कोशिकाएं यहीं पे है, स्टोमाटा है, देख सकते हैं, रंध्र है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पे ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बना ही लीजिएगा कि कैसे प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रम है, दिखा भी है। प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र यहाँ पे है। देख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है, इसे सौर ऊर्जा मिल रहा है, किसको? पत्ती ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ले रहा है ऑक्सीजन, छोड़ रहा है। पत्तियों में क्लोरोफिल है, इसलिए इसका नाम इसलिए हरा है। जल एवं खनिज जड़ से खींच लिया, ये सब दिखाया गया, बहुत अच्छा से दिखाया गया है। फिगर सभी को बना लेना चाहिए अपनी किताब में, कॉपी में, सॉरी। भोजन ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं। वो जानना चाहते हैं क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है? मैंने कह रहा है कि जो पादप हैं जिनकी पत्तियां जो हैं गहरी लाल, बैगनी या भूरे हैं, क्या उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है? तो हाँ भाई, होता है प्रकाश संश्लेषण। अगर कोई लाल या बैगनी या भूरे रंग का है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, क्योंकि उसमें जो है, मान लीजिए पत्ती है, अगर ये लाल और कुछ भी है तो इसमें जो क्लोरोफिल होगा वो लाल रंग के नीचे होगा। ठीक है, बस लाल रंग ऊपर से ढका हुआ है, बैगनी भूरा ढका हुआ है, अंदर क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल से ही मतलब है। अगर क्लोरोफिल है तो प्रकाश संश्लेषण होना अनिवार्य है। ठीक है, हो जाएगा।
यहाँ पे लिखा भी है, देख सकते हैं कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूप हो जाती है। होता क्या है कि पत्तियां ना ऐसे कांटा के जैसे हो जाती हैं, क्योंकि अगर पत्ती का जो आयतन है वो अगर छोटा रहेगा तो जल यहाँ से बाहर कम निष्कासित होगा, कम बाहर जाएगा जल। इससे क्या होगा, जल बचेगा पत्तियों के पास, और चूंकि मरुस्थल में तो जल होता नहीं है तो वैसे काम चल जाएगा। यहाँ पे एक एक्टिविटी करने के लिए दिया है, इसमें आयोडीन परीक्षण करने के लिए बोल रहा है, तो ये आप खुद करेंगे। इसमें बस यही है, आयोडीन परीक्षण में क्या है कि आप पत्ती को डालेंगे तो क्या होगा कि अगर ब्लू और ब्लैक दे दिया तो बोलेंगे कि उसमें स्टार्च है, नहीं दिया तो नहीं है, सीधी बात। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छदान कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होती है। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे औपंकी काई जैसी पादप देखी है। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसको जो है स्टार लगा कर लिखेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट का अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, तो यहाँ पे दिया है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रक्रम जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो सुन लीजिए, पादप, देखिए हमारा जो वातावरण है इसमें 78% यानी 78% जो है वो क्या है? नाइट्रोजन है, ठीक है। फिर भी उनका उपयोग पौधा डायरेक्ट नहीं कर सकता है। इसके लिए क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है वो जमीन के अंदर जाएंगे, ठीक है, और एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइबोजियम, उसके सहायता से जड़ से पौधों में पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगिक यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है, जिसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठकों जैसे प्रोटीन या वसा का संश्लेषण करते हैं। पादपों पोषण की अन्य विधियां हैं। तो एक विषम पोषी प्रणाली है। इसमें क्या है कि खुद भोजन नहीं बनाएगा, कोई और बनाएगा, उसको खा लेगा, ठीक है। ये वे करेंगे जिनमें क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं है वो करेंगे। एक आया परपोषी और परजीवी का कंसेप्ट आता है। देखिए, परपोषी उसको बोलते हैं ना जिस पर परजीवी निर्भर रहता है, ठीक है। यानी परपोषी बड़ा पौधा होता है जैसे कि, और परजीवी क्या होता है? छोटा पौधा होता है। जो परजीवी है परपोषी के दम पे उड़ता है, सीधी बात समझिए। जैसे कि इस पौधा को देखिए, यहाँ पे पौधा दिया हुआ है, ये पौधा यहाँ पे है, तो इसके ऊपर देख रहे हैं ये येलो कलर का जो है सब ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा ढक लिया इस पौधा को। ये अमरबेल है, ठीक है। तो अमरबेल जो है, इस अमरबेल खुद अपना कुछ काम नहीं करता है, ना ही वो प्रकाश संश्लेषण करता है, ना कुछ काम नहीं करता है।
वो क्या करता है कि ये जो नीचे वाला जो बड़ा पौधा है इसको बोलेंगे परपोसी, ठीक है, नीचे वाला क्या बोलेंगे परपोसी, आज ये ऊपर वाला है इसको क्या बोलेंगे परजीवी, ठीक है। और परजीवी जो हैं वो परपोसी पे निर्भर रहते हैं। लिख रहा है कि पहली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी? हाँ, ये सभी परजीवी ही हैं। परजीवी में खास बात क्या है कि परजीवी सब कुछ लेगा परपोषी से, बदले में कुछ देगा नहीं देगा, केयर तक नहीं करेगा, इतना कि उनका कुछ कुछ जो पोषक पदार्थ है, जो पोषण पदार्थ है उसको खुद ले लेगा, उनको वंचित कर देगा उससे, इतना खतरनाक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कीटभक्षी पौधा है, यहाँ पे घटपर्णी यानी पिचर पादप का दिखाया गया है। तो क्या होता है कि जो कीटभक्षी पादप जो होते हैं उनमें खास बात क्या है कि वो क्या करते हैं, कीड़ों को खाते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल है विनस फ्लाई ट्रैप, संड्यू और घटपर्णी, 3 एग्जाम्पल है, तीनों को याद रखेंगे। होता क्या है कि ये लोग कीट को इसलिए खाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे दिखा भी है कि बुझो भ्रमित हैं, क्वेश्चन देखिए, बुझो भ्रमित हैं कि यदि घटपर्णी द्वारा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो कीटों का भक्षण क्यों करता है? मतलब कह रहा घटपर्णी हरा होता है यानी प्रकाश संश्लेषण करेगा, अपना भोजन भी स्वयं बनाता है, तो कीड़ों क्यों खाता है? तो कीड़ा को खाता है अपने नाइट्रोजन के आपूर्ति को पूरा करने के लिए, ठीक है। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सही पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी वजह, ठीक है, तो उनको नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है, इस नाइट्रोजन के लिए क्या खा रहे हैं, ये कुछ और कीड़ा पकड़ खा रहे, इसलिए इनका कीटभक्षी कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है मृत जीवी के बारे में है, तो मृत जीवी में क्या है, छत्रक यानी मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। और यहाँ पे जो है बुझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता है, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते हैं, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। इतना तो कन्फर्म है कि जिनमें क्लोरोफिल नहीं है वो क्या करेंगे, वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा करेंगे नहीं करेंगे, अपना प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये सभी का नाम क्या है, तो ये तो मृतजीवी है, नाम से पता है मृतजीवी का मतलब क्या है कि जो मरे हुए पदार्थों पर जीवित रहे, ठीक है। तो इनका भोजन क्या है, मरे हुए पदार्थ, सड़े गले पदार्थ इनका भोजन है और इनसे ही वे भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। होता क्या है कि एक जूस छोड़ते हैं जिनसे वो सड़ जाते हैं फिर उनको ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं छत्रक है, कुकुरमुत्ता भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी मृतजीवी के बारे में क्या लिखा हुआ है कि जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक प्राप्त करता है, मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले मृतजीवी कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कवक के बारे में देख सकते हैं कि कवक जो है आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवक की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं। इसी प्रकार इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये बातें हैं, कवक के बारे में बातें हुआ। तो कहाँ कहाँ कवक उगता है, तो आचार, चमड़ा और कपड़ा में उगता है, ठीक है। पहले को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गया। जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। देखिए क्या है कि सामान्यतः जो है कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं, ठीक है। कैसे मतलब अपने आप आ गए, तो ये बात बता रहा है कि वायु में उपस्थित होते हैं जब वे किसी ऐसे पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो,
ठीक है। कुछ ऐसे पदार्थ बैठे जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या करते हैं? अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तु को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? भाई उसको सुखाते रहिए, हवा नमी नहीं आना चाहिए ना। बुझो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई। वो जानना चाहती है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं? हाँ भैया, कवक रोग भी देते हैं। पहले ने बताया कि इष्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं। इष्ट एवं छत्रक उपयोगी है, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि में भी होता है। तो तीनों रोल है इनका, औषधि में काम करेंगे, अच्छा काम भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं हम लोग इनको, और क्या हो रहा है, और ये नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। ठीक है। अब एक अगला है सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध बड़ा अच्छा है। इसमें क्या है कि दोनों एक दूसरे का सहयोग करेगा, कुछ ये काम कर दो, कुछ वो काम कर दो। जैसे कि अब लिखा भी है, कुछ जीव जो हैं, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे से के साथ बांटते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषक के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। ठीक है। लाइकिन नाम का एक ये है। ठीक है। लाइकिन में क्या होता है ना कि शैवाल रहता है। ठीक है। शैवाल होता है और दूसरा होता है एक कवक। ठीक है। दूसरा कवक है और शैवाल है। शैवाल के पास सभी को पता है, शैवाल ग्रीन होता है, उसके पास प्रकाश संश्लेषण करने का तरीका है, तो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन दे देता है इनको। ठीक है। और एक कवक क्या करते हैं, कवक शैवाल को रहने का स्थान, कवक क्या करता है, शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। ठीक है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? इसके लिए एक उपाय है कि आप अपने फसल को चेंज करके लगाइए। ठीक है। दूसरा उपाय ये है कि इसमें जो है उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं, इनका उपयोग कीजिएगा तो भी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं शुरू से पढ़ देता हूँ। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे के लॉन एवं गमलों के खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे इन बर्तन में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन पूछे खाद एवं उर्वरक क्यों मिलाते हैं, तो इसका आंसर ये है, यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। भाई प्रोटीन आया मतलब नाइट्रोजन आया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग करने में असमर्थ हैं। ठीक है। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं वैसे नहीं खींच सकते नाइट्रोजन को। तो यहाँ पर लिखा है कि पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पौधों पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध है। तो राइजोबियम और जो फलीदार पौधे हैं उनमें कैसा संबंध है, तो सहजीवी संबंध। एक क्वेश्चन पूछ सकता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है।
दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये काम कौन कर दे रहा है? राइजोबियम कर दे रहा है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है। दाल जब लगा लेंगे अगले बार उर्वरक को उतना आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी या मृतजीवी। परजीवी या मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या आप कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी है? अब चलिए खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। इसमें हम लोग यही पढ़े कि कौन जो है कैसे अपना भोजन प्राप्त करता है। अलग अलग पौधों के कैटेगरी के बारे में हमने पढ़ा, कैसे कैसे भोजन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं जो इनका नए शब्द जो दिए हुए हैं इनको करते हैं, फिर यहाँ से क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वपोषी के बारे में पूछ रहा है। स्वपोषी क्या होता है? तो देखिए मैंने लिख भी दिया है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। उदाहरण में पौधे हो गए। क्लोरोफिल क्या है? 2 नंबर में क्लोरोफिल है। तो मैं यहाँ से जो है इसको बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। क्लोरोफिल जो है पत्तियों में उपस्थित हरे रंग के वर्णक को क्लोरोफिल कहते हैं। विषमपोषी किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। मतलब जो पौधा द्वारा बनाए गए भोजन को खा लेते हैं उनको क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं, ठीक है। परपोषी किसको कहते हैं? ऐसे पादप जिस पर परजीवी आरोहित होते हैं तथा अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं परपोषी कहलाता है, ठीक है। मतलब परपोषी उसको बोलेंगे जिस पर क्या है? परजीवी चढ़े हुए हैं भाई, और अपना भोजन भी उसी से प्राप्त कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? परपोषी। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने कि बरगद के पेड़ पर अमरबेल आरोहित है तो बरगद परपोषी कहलाएगा एवं अमरबेल परजीवी कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे नोट में देखिए एक बात लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिखा है हमने नोट में। परजीवी परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं। आप में जितना लिखा है वो सबको कॉपी में नोटबुक में अपने फेयर में लिखेंगे, ठीक है। कीटभक्षी पादप जो हैं, कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण कर अपना पोषण करने वाले पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं, जैसे सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप, घटफड़नी, ठीक है। पोषक क्या कहलाता है? तो पोषक किसे कहते हैं ये बात देखेंगे। तो पोषक जो है ऐसे पदार्थ जो सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं, पोषक कहलाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज सब क्या है? पोषक हैं। परजीवी क्या है? तो परजीवी के बारे में देखते हैं। अपने भोजन आपूर्ति के लिए परपोषी पर निर्भर रहने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अमरबेल हो गया, अमरबेल, जू, मच्छर, खटमल, जोंक इत्यादि, ये सब क्या है? परजीवी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पादप जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट एवं ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यहाँ पे हमने फॉर्मूला भी लिख कर रख दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट एवं ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। मृत जीवी किसको कहते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं। जैसे कवक एवं फंजाई। रंध्र क्या है? रंध्र पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं, जिसके द्वारा पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है।
सहजीवी संबंध क्या है, इस चीज को देखेंगे। सहजीवी संबंध किसको कहेंगे? सहजीवी संबंध के बारे में यहाँ पे है, कुछ जीव जो एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे लाइकेन, कवक, पल, शैवाल। कवक क्या दे दिया? आवास, जल एवं पोषक तत्व दे दिया। शैवाल को, शैवाल क्या कर दिया? प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थ का संश्लेषण करता है। कवक किसको कहते हैं? कवक में जो है मृतजीवी पोषण प्रणाली होता है। ये अचार, चमड़े, कपड़े आदि पर उगते हैं। इनकी वृद्धि नम एवं उष्ण स्थान पर होना अनिवार्य है। इनके वृद्धि के लिए छूट गया यहाँ पे, वृद्धि के लिए नम एवं उष्ण स्थान होना अनिवार्य है। वर्षा ऋतु में इनका विकास सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये हमने कर लिया। बाकी हमने जो सीखा है वो यहाँ पे है। यहाँ पे क्या सीखा अभी तक हमने इस चैप्टर में, इस चीज को देखते हैं। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। संचयन मतलब उसको बटोर लिया जाता है, सीधी बात समझिए। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए होता है। ठीक है, कवक अपना पोषण मृत एवं कवक क्या करता है? कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। वे मृत जीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं। वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें विषम पोषी प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो लिखा हुआ है कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है क्योंकि खाद्य पदार्थों से उन्हें ऊर्जा मिलती है जो उनके शरीर के कार्यों जैसे कि वृद्धि, विकास और विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो जीवों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, परजीवी या मृतजीवी क्या है? देख लेंगे। परजीवी या मृतजीवी। परजीवी एक जीव है जो किसी अन्य जीव परपोषी के शरीर में या उसके ऊपर रहता है और अपना भोजन, आवास आदि परपोषी से प्राप्त करता है। परजीवी परपोषी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसके उदाहरण है जू, अमरबेल, खटमल इत्यादि। जबकि मृतजीवी ऐसे जीव होते हैं जो मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक प्राप्त करते हैं एवं इनका विकास नम एवं उष्ण स्थानों पर होता है। ठीक है, किनका विकास? मृतजीवी का विकास। ठीक है, इसके उदाहरण जो है कवक हैं, फंजाई एवं छत्रक यानी मशरूम, इसके उदाहरण है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप पत्ती में मंड स्टार की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? पत्ती में मंड स्टार्स की उपस्थिति का परीक्षण आयोडीन परीक्षण के द्वारा करेंगे। इसमें हम पत्ती को आयोडीन के विलयन में डालेंगे। यदि पत्ती का रंग काला या नीला हो गया तो इसका मतलब पत्ती में मंड स्टार्स उपस्थित है। हरे पादपों में क्वेश्चन है कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्वेश्चन है कि हरे पादपों में भोजन का संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा होता है। इस प्रक्रिया के दौरान पत्तियों की कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने फॉर्मूला भी दे दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल आएगा, क्या बने? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनेगा। किसी प्रवाह चित्र की सहायता से, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं।
यहाँ पे फिगर है, आप लोग बना लेंगे। देख सकते हैं कि पौधा यहाँ पे पत्ती है, सौर ऊर्जा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इनको मिल गया, जैसे पत्तियों में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, और जल खनिज कहाँ से मिल गया, जड़ से। सबको मिलाकर यहाँ पे ए बना हुआ है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन खत्म, लॉन्ग क्वेश्चन खत्म, एकदम शॉर्ट पे आते हैं। क्योंकि 100 नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते, इसलिए क्या कहते हैं उनको, स्वपोषी। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण के रूप में किया जाता है, तो स्टार्च के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, स्टार्च के रूप में किया जाता है, स्टार्च के रूप में। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या नाम है, क्लोरोफिल। क्या नाम है, क्लोरोफिल नाम है उसका। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेता है, तो वायुमंडल से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जल लेता है। क्या लेता है, तथा अच्छा उत्पादित क्या करता है, तो उत्पादित करता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अगला क्वेश्चन नीचे 7 नंबर पे आते हैं। मैं इसको ऊपर तो ले ही जाता हूँ। 7 नंबर पे आते हैं, क्या दिया है कि निम्न से संबंधित परिभाषित शब्द बताइए। पित्त दुर्बल तने वाला परजीवी पादप, एक क्या है, अमरवेल है, ठीक है, अमरवेल है। एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, ये क्या है, ये है घटपर्णी, ठीक है, एक घटपर्णी है, एक घटपर्णी है, इसको बोलते हैं पिचर प्लांट। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है रंध्र। रंध्र यानी स्टोमाटा कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, रंध्र यानी स्टोमाटा। सही चीज लगाना है। अमरबेल उदाहरण है किसी किसका, तो अमरजेल उदाहरण है परपोषी परजीवी का, ठीक है, परजीवी का उदाहरण है अमरबेल। अमरबेल किसका उदाहरण है, तो परजीवी का उदाहरण है अमरबेल। ठीक है। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है, तो घटपर्णी। यहाँ पे मिलान करना है। क्लोरोफिल कहाँ जाएगा, क्लोरोफिल जाएगा पत्ती के पास। नाइट्रोजन रन देते हैं। अमरवेल, अमरवेल एक परजीवी है। जंतु, जंतु कौन है, अच्छा कीटभक्षी क्या है, तो घटपर्णी कीटभक्षी है, ठीक है। अब जंतु परपोषित या जीवाणु, ठीक है। और नाइट्रोजन का जो है, नाइट्रोजन जो है जीवाणु द्वारा ही होता है, और जंतु हो जाएगा परपोषित, ठीक है। जंतु हो जाएगा परपोषित, जंतु हो जाएगा पर, नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, जीवाणु के द्वारा। सत्य सत्य लिखना है यहाँ पे, ट्रू फॉल्स TF, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ये गलत बात है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, गलत बात है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, सही बात है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है, ये भी सही है, ठीक है। अगला है, सही विकल्प चुनिए। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो रंध्र द्वारा। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है पत्ती। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो अगर आप सेशन में अंत तक बने हुए हैं इसके लिए आपको थैंक्स, ठीक है। बाकी आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही आप जो है इस
जब यूट्यूब चैनल खोलते होंगे तो ऊपर जहाँ पे डैशबोर्ड बना हुआ है मेरा, हम नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, ताकि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो आपको शेयर किया जा सके। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।